किसी बड़े बिजनेसमैन को बैंकरप्ट होते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा, मगर बहुत कम सुना होगा कि कोई बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए, बैंकों के साथ ही रियल एस्टेट भी डूबने के कगार पर पहुंच जाए। और ऐसा तो शायद ही कभी सुना होगा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बताने वाला देश पाई पाई के लिए मोहताज दिखाई देने लगे। लेकिन ये सभी बातें एक ही देश में हो रही हैं और वो देश है चीन। सॉलिड खबर है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाने वाला चीन इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। ग्लोबल विलेन के वित्तीय हालात पटरी से उतर चुके हैं और इसी के चलते चीन में बैंकिंग, रियल एस्टेट में क्राइसिस का दौर शुरू हो चुका है, जिसका खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ रहा है और लोग रिवोल्ट कर रहे हैं। आखिर कैसे हुआ ये सब, क्या चल रहा है वहां, ये रिपोर्ट। चीन में जन आक्रोश, सड़कों पर आवाम, शहर शहर धरना प्रदर्शन, हिंसक झड़प। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। बैंक घोटाला, विद्रोह का सीन। जनता को कुचलने ड्रैगन ने निकाली तो यकीन मानिए, चीन से सामने आई विरोध और दमन की ये 4 तस्वीरें कुछ भी नहीं है। ये चीन में शुरू हो चुके बड़े जन विद्रोह की चिंगारी है जो कभी भी ज्वाला बन सकती है। ड्रैगन के मुल्क से एक नहीं, कई क्लियर सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वहां आर्थिक बर्बादी का काउंटडाउन चल पड़ा है, जिसकी रफ्तार हर हाल में तेज होगी। पहले ड्रैगन के मुल्क में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का खुलासा अचानक 40 बिलियन युआन बैंकिंग सिस्टम से गायब हो गए और अब चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े घोटाले की खबर से हड़कंप मच गया है। लाखों घर खरीदारों में अफरा तफरी मची। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि चीन में मकान खरीदारों ने ईएमआई बंद करने की धमकी दी। सभी की शिकायत है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को समय पर पूरा न कर पाने के कारण किस्त चुकाना बहुत भारी पड़ रहा है। बिल्डर्स भी बुरी तरह कर्ज से दबे हुए हैं। 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिए गए। जिन प्रोजेक्ट पर काम रोका गया है उनमें से अधिकांश के फ्लैट बिल्डर्स बेच चुके हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते फ्लैट को हैंडओवर करने की हालत में नहीं है। जो रियल एस्टेट कंपनियां गहरे संकट में हैं, उनमें शिमाओ, चाइना एवरग्रांड जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। एवरग्रांड तो $300 बिलियन के कर्ज में है। चीन में अधूरी पड़ी परियोजनाओं में से लगभग 1/3 एवरग्रांड कंपनी की है। आपको बता दें, एवरग्रांड कंपनी का चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से डायरेक्ट कनेक्शन है। चीन की आर्थिक बदहाली की ऐसी कहानी बीते 4 दशक में कभी सामने नहीं आई, खास तौर से रियल एस्टेट कंपनी। अब बैंकिंग घोटाले की तरह जनता यहां भी विद्रोह पर उतर आई है। 100 से ज्यादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में घर खरीदारों ने आवाज बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया की मदद ली है। उनका कहना है, जब तक बिल्डर मकान तैयार कर उन्हें नहीं सौंपते, वो बैंकों का कर्ज नहीं उतारेंगे। चीन में कर्ज की किश्त नहीं देने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। सोशल क्रेडिट नाम के सिस्टम के तहत ऐसे करने वालों की यात्रा करने पर रोक लगाई जाती है। अब मकान खरीदार चीन के इस कड़े नियम को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब जिंदगी भर की कमाई ही लुट गई है, तो सोशल क्रेडिट सिस्टम महज कागजी शेर है। हालांकि चाइनीज इकोनॉमी के जानकारों की माने तो चीन में बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट समेत कई सेक्टर तेजी से गहरे संकट में फंसते जा रहे हैं। खुद शिन्हुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर झेंग युहुआंग का दावा है कि 2022 चीन के लिए मुश्किल भरा साल है। झेंग के मुताबिक 2022 के पहले क्वार्टर में चीन में 4,60,000 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। 31 लाख बिजनेस परिवार दिवालिया हो चुके हैं। इस साल 1,76,00,000 कॉलेज ग्रेजुएट निकले हैं, जिससे नौकरियों का संकट पैदा हो गया है। चीन में करीब 8 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर चाइनीज नौजवानों को रोजगार देने वाले सेक्टर रियल एस्टेट भी दिवालिया होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक ANZ की एक रिपोर्ट चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर की पोल पट्टी खोलती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अटकी पड़ी रेजिडेंशियल परियोजनाओं में खरीदे गए मकानों पर $220 बिलियन का कर्ज है। ऐसे में अगर विद्रोह करने वाले हजारों घर खरीदारों ने
कर्ज की किस्तें रोक दी तो रियल एस्टेट की बड़ी बड़ी कंपनियां 2-4 दिन में ढह जाएंगी। कंपनियों के पास बिल्कुल ही नकदी नहीं बचेगी। संकट में फंसे उन बैंकों के लिए भी जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा जिन्होंने बिल्डर्स को लोन दिए। शायद यही वजह है कि जिनपिंग ने अपने ही लोगों को कुचलने के लिए पहले से ही टैंक्स उतार दिए। अब सवाल है कि क्या चीन में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर दिवालिया हो गए हैं? क्या बैंक और बिल्डर्स के पास लोगों को भरोसा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है? अगर ऐसा है तो जिनपिंग की सरकार कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं कि इन कंपनियों पर जिनपिंग की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स से बता रही हैं चीन में हर रियल एस्टेट डेवलपर जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्टेड है, इसलिए जिनपिंग सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। सबसे बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रैंड के जिनपिंग और सीपीसी नेता जेंगफिंग होंग से डायरेक्ट कनेक्शंस हैं। अब अगर डायरेक्ट कनेक्शंस हैं और जाहिर है वो माली मदद भी मुहैया करा रहे होंगे इस पार्टी को और जिनपिंग को, तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों? एवरग्रैंड के 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, और वो सीधे सीधे सीपीसी से कनेक्टेड है। एवरग्रैंड की कुल संपत्ति है 2 ट्रिलियन युआन, जो चीन की कुल जीडीपी का 2% है, कुल जीडीपी का 2%। लेकिन चीन में अधूरी पड़ी परियोजनाओं से लगभग 1/3 एवरग्रैंड की ही परियोजनाएं हैं। एवरग्रैंड की ये हालत चीन की पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डुबाती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी चीन की जीडीपी में 12% की है और उसमें एवरग्रैंड की 2%। इसीलिए एवरग्रैंड अगर दिवालिया हो गया तो उसका असर पूरे चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बावजूद इसके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स अधूरे प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट में करप्शन की जांच के लिए कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि ये हैंड इन ग्लव्स हैं। अगर उन्होंने कार्रवाई की तो उन्हें अपनों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी और यह जाहिर है उन्हें मंजूर नहीं होगा। चीन की रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रैंड के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया है। चीन में एवरग्रैंड के 1300 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। अधूरी योजनाओं में लगभग 1/3 एवरग्रैंड कंपनी की ही योजनाएं हैं। चीन में एवरग्रैंड कंपनी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि चीन में चीजें ठीक नहीं हैं। खुद को आर्थिक महाशक्ति बताने वाला चीन आर्थिक संकट में जकड़ गया है। अब सवाल है कि इसकी वजह क्या है। इसकी जो वजहें हैं ये रही आपके सामने। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह है जिनपिंग का वो फेवरेट प्रोजेक्ट जिसमें चीन ने कई छोटे देशों को जमकर कर्ज बांटा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए चीन ने सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में लगाया। चीन ने साल 2015 से 2021 के बीच पाकिस्तान को 64.97 अरब डॉलर का कर्ज दिया, करीब 65 अरब डॉलर। इस लिस्ट में दूसरा नाम है इंडोनेशिया का। चीन ने इंडोनेशिया को 55.07 अरब डॉलर का कर्ज दिया। वियतनाम तीसरा ऐसा देश है जिसे चीन ने 28.91 अरब डॉलर का कर्ज दिया। छोटे से मुल्क लाओस को भी चीन ने 28.81 अरब डॉलर का कर्ज दिया। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को कुल 14.82 अरब डॉलर का कर्ज दिया गया। और जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी कर्ज नीति को अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें टारगेट पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश थे। लेकिन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के कई प्रोजेक्ट्स के लटक जाने की वजह से कर्ज का संकट पैदा हो गया। कई विकासशील देशों पर 838 बिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ गया। जिनपिंग की चाल थी कि BRI के बहाने चीन की कर्ज नीति से चीन को फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। श्रीलंका दिवालिया हो गया, पाकिस्तान कंगाली की राह पर है। ऐसे में चीन को यह कर्ज कब वापस मिलेगा खुद जिनपिंग को भी नहीं पता। लेकिन एक बात साफ है कि BRI प्रोजेक्ट्स ने चीन को आर्थिक दलदल में ले जाकर जरूर फंसा दिया है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।